सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 28 दिसंबर। और आज हम सभी 28 दिसंबर से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पहले हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करते हैं। तो एक बार साथियों मैं आपको 27 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप है, इसमें अभी जो 2 कांस्य पदक है ये किसने जीते थे? तो परम चौधरी ने। दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसमें मैंने आपको पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब बताया था। तो पुरुष एकल का साथियों जो खिताब है एम राघव ने जीता था, और जबकि महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो देविका स्याग ने। अंतरराष्ट्रीय महामारी दिवस के बारे में बताया था, यह असल कब मनाया था? 27 दिसंबर को। जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी और सीईओ बताए थे, यह भी अमिताभ चटर्जी बने थे। फोर्ब्स के द्वारा अभी 2024 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई थी, और इसमें साथ ही किन 3 भारतीय महिलाओं को टॉप 100 में स्थान मिला था? तो निर्मला सीतारमण जी को, रोशनी नंदन मल्होत्रा को, और किरण मजूमदार शो को। केंद्र ने भी वित्त मंत्रालय में नया जो राजस्व सचिव है, यह भी अरुणेश चावला को बनाया था। अभी नए अध्ययन के अनुसार चंद्रमा का जो निर्माण है ये कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो 4.51 अरब वर्ष पूर्व। भारत का पहला मैंने आपको डिजिटल म्यूजियम बताया था, यह भी महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया गया है। प्रख्यात मलयालम लेखक का नाम पढ़ाया था जो कि एम.टी. वासुदेवन नायर थे, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनको किस वर्ष भारत का जो सबसे तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसका पद्म भूषण, इससे सम्मानित किया गया था 2005 के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन 10वां मैंने आपको पुस्तक से संबंधित पढ़ाया था, और मैंने साथियों आप लोगों को बोला भी था कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। पुस्तक का क्या नाम है? द सैटेनिक वर्सेस। ये जो पुस्तक है ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा, और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस देश ने अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस पर अभी $137 बिलियन की लागत से दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तो ऐसा करने वाला साथियों जो देश है ये चीन बना है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। जरा साथियों चीन ने कहा है कि अभी भारतीय सीमा के निकट पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे चीन के अंदर यारलुंग जांगपो नदी के नाम से जानते हैं, और इस पर भी विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है। और ये साथी जो परियोजना है ये $137 बिलियन की है। इस बांध की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के निकट एक विशाल घाटी में बनाया जाएगा, जिससे प्रति वर्ष 300 बिलियन किलोवाट घंटे से भी अधिक की बिजली पैदा होगी। और चीन के साथ 14वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 2021 से लेकर 2025 तक किसकी अवधि है। अब मैं आपके साथ ब्रह्मपुत्र नदी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। जैसे कि साथियों ब्रह्मपुत्र नदी को चीन के अंदर यारलुंग जांगपो के नाम से जानते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश में पूछे कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे दियांग के नाम से। असम के नाम से इसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और जबकि साथियों जब ये बांग्लादेश के अंदर एंटर कर दिए तब इसे जमुना के नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे ये। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा, और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने 2030 में मलेरिया के जो शून्य मामले ये दर्ज किए हैं। तो इन तीनों ही केंद्र शासित प्रदेश में अभी मलेरिया के शून्य मामले दर्ज किए हैं, जिसमें से एक तो दोस्तों लद्दाख, दूसरा लक्षद्वीप, और तीसरा कौन सा है? तो पुडुचेरी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए भी देश में मलेरिया के कारण क्या है कि होने वाली मृत्यु की जो घटना है ये 1947 में प्रति वर्ष 8 लाख थी, जो कि सत्य घटकर 2030 में कितनी हो गई? तो 83,000। भारत सरकार ने 2030 तक देश से मलेरिया को खत्म करने का भी लक्ष्य रखा है। और भारत सरकार ने साथियों मलेरिया के लिए जो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब की थी? तो 1953 के अंदर। अब 2030 में हम लोग देखें तो दुनिया में मलेरिया से संबंधित सबसे साथी जो अधिक मौत है ये नाइजीरिया के अंदर हुई है। और अगर पूरी दुनिया में देख ले मौतों के मामले में,
तो खाली 31% तो साथियों तीन देशों में देखा गया, एक तो कांगो के अंदर, दूसरा नाइजीरिया के अंदर और तीसरा तंजानिया के अंदर। अब मैं आपको मलेरिया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि साथियों जो मलेरिया है ये किस परजीवी के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। मादा एनीफिलीज मच्छर के कारण से होता है। और मलेरिया के लिए जो वैक्सीन है इसका नाम क्या है, तो R21 मैट्रिक एम वैक्सीन, ये मलेरिया के लिए वैक्सीन है, ये याद रखिएगा। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से दोस्तों पूछ रहा है कि जो रोड्रिगो रेट्रो है ये भी किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के पूर्व प्रमुख थे, जिन्हें अभी भ्रष्टाचार के मामले में 5 साल की जेल हुई है। तो ये IMF के साथ ही पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। और इन पर क्या है कि अभी 3 मामले लगे हैं। और ये 3 अपराध के मामले कौन कौन से हैं, तो पहले तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि जो रोड्रिगो रेटो है 2004 से लेकर 2007 तक IMF के अध्यक्ष और स्पेन की जो पीपल्स पार्टी है इसमें उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। और 3 मामलों में दोषी ठहराया गया है। पहला तो इन पर साथियों कर का अपराध लगा है, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के बाहर भ्रष्टाचार का, और तीसरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। बात करते हैं अब हम लोग अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड के बारे में। तो इसकी स्थापना साथियों 27 दिसंबर 1945 के अंदर हुई थी। मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछे तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC के अंदर है। वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक कौन है, तो क्रिस्टिना जॉर्जिवा। और प्रथम उप प्रबंध निदेशक की बात करें तो गीता गोपीनाथ थी। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 190। अब आज का आप लोग चौथा प्रश्न देखिए। आज का चौथा क्वेश्चन साथियों आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए। यहां से आपको कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो पहले मुझे दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर बताइए कि अभी 26 दिसंबर को भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनका भी 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आप लोगों को यह बताना है कि इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इनको साथ जो पद्म विभूषण है ये 1987 के अंदर दिया गया था। और इन्होंने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। पहले हम लोग मनमोहन सिंह जी के बारे में थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं अगली स्लाइड पर आपको मनमोहन सिंह जी के बारे में कंप्लीटली पढ़ाऊंगा। तो जैसे कि साथियों इनका जो जन्म है 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गाह के अंदर हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। निधन कब हुआ है, तो 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में। इनके पिता का क्या नाम था, तो गुरुमुख सिंह कोहली। माता का क्या नाम था, तो अमृत कौर। जबकि इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो गुरुशरण कौर। और मनमोहन सिंह जी की बात करें तो इन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। एक तो साथी 2004 से लेकर 2009 तक, और दूसरा इनका जो कार्यकाल है 2010 से लेकर 2014 तक का था। और इन्होंने 13वें प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। अब हम लोग मनमोहन सिंह जी के राजनीतिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि साथी इन्होंने 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया है। 1982 से लेकर ये 1985 तक RBI के 15वें गवर्नर भी रहे हैं। 1991 में ये वित्त मंत्री रहे थे। और 1991 में ही मनमोहन सिंह जी ने उदारीकरण का आर्थिक सुधार भी पेश किया था। और जबकि साथ ही जो वित्त मंत्री है ये किसके कार्यकाल में रहे थे, तो नरसिम्हा राव के कार्यकाल में। और यदि आप लोग इसे पूछे ये जो राज्यसभा सदस्य थे ये कहां से थे, तो याद रखेंगे असम से। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और देखिए, जैसे कि साथ ही मनमोहन सिंह जी की यदि आप लोगों से आत्मकथा पूछ ले तो इसका क्या नाम है, तो चेंजिंग इंडिया। मनमोहन सिंह की आत्मकथा का शीर्षक पूछे तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये इनकी आत्मकथा का शीर्षक है। अब हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिए गए पुरस्कार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इनको 1987 में भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण ये दिया गया था। 1993 के अंदर इन्हें वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1993 और 1994 में वित्त मंत्री के लिए इनको एशिया मनी पुरस्कार भी मिला था। 2017 के अंदर इन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जबकि लंदन में भारत यूके अचीवर ऑनर द्वारा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था 2023 के अंदर। अब बढ़ते हम लोग आज के 5वें प्रश्न की ओर। आज का 5वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि भी दिसंबर 2024 में जो सलाइनेक्स अभ्यास है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, ये भारत और श्रीलंका के बीच में किया जाता है। आप लोगों को मुझे साथियों ये बताना है कि ये जो अभ्यास है ये पहली बार कब आयोजित किया गया था।
तो साथ ही जो शिलान्यास अभ्यास है इसके बारे में तो मैंने आपको कई बार बताया कि ये बात तो श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है हर साल, और ये जो अभ्यास है ये पहली बार 2005 के अंदर आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब शिलान्यास अभ्यास के बारे में हम लोग ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि साथियों इसका जो आयोजन है ये 17 से लेकर 20 दिसंबर तक किया गया था। स्थान क्या था? तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। आयोजक इसका कौन था? तो ईस्टर्न नेवल कमांड। भाग किसने लिया इसमें? भारतीय नौसेना की तरफ से तो आईएनएस सुमित्रा ने। और पहली बार इस अभ्यास का आयोजन कब हुआ था? 2005 के अंदर। अब आज का आप लोग छठवां प्रश्न देखिए। ये आज का दोस्तों आप लोगों का छठवां क्वेश्चन है, और आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो उड़ान यात्री कैफे है इसकी जो शुरुआत है अभी किस एयरपोर्ट से की गई है? तो ये साथी जो उड़ान यात्री कैफे है इसकी जो शुरुआत है ये भी कोलकाता के अंदर जो नेताजी सुभाष चंद्र अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है यहीं पर की गई है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और इस साथियों कैफे का उद्देश्य क्या है? तो यात्रियों को सस्ती दरों पर नाश्ता और पेय पदार्थ उपलब्ध कराना, और यदि साथियों ये सफल होता है तो इसे अन्य हवाई अड्डों पर भी लागू किया जाएगा। अब बढ़ते हम लोग आज के आज का सातवां क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा, और आप लोगों से पूछ रहा है कि भी नासा के किस मिशन ने सूर्य से 6.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर पहुंचकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए? तो इस मिशन का नाम है पार्कर सोलर मिशन। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथ ही जो पार्कर सोलर प्रोब है इसको कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे नासा के द्वारा 2018 के अंदर प्रक्षेपित किया गया था। और प्रक्षेपित किया कहां से था? तो अमेरिका के फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस स्टेशन से। किस रॉकेट के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था? तो यूएसए के डेल्टा फोर हैवी रॉकेट से। और इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था? तो इस मिशन का जो उद्देश्य था ये सूर्य के बाहरी वायुमंडल का पता लगाना और सौर पवन की उत्पत्ति का अध्ययन करना था। और ये सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु भी है जो कि साथ 7 लाख किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा करती है। अब एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, याद करिए दोस्तों मैंने आपको भारत का पहला सूर्य मिशन भी बताया था जो कि 2 सितंबर 2030 को देश का पहला सूर्य मिशन था जिसका नाम है आदित्य L1। इसको लॉन्च किया गया था। और भारत का पहला शुक्र मिशन की बात करें जिसका नाम है शुक्रयान, ये मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। तो इसी से रिलेट करके ये दोनों प्रश्न और याद रखिएगा। अब बढ़ते हम लोग आज के 8वें प्रश्न की ओर। आज का 8वां क्वेश्चन ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किसके द्वारा जो विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल है इसकी अभी शुरुआत की गई है? तो ये की गई है अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, जो विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल है इसकी जो शुरुआत है ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं की जयंती उपलक्ष्य में की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करना। और जबकि साथियों जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। अब हम लोग कुछ ऐप और पोर्टल के बारे में देख लेते हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। याद करिए मैंने को स्वाति पोर्टल के बारे में बताया था, ये अजय कुमार सूद के द्वारा लॉन्च किया गया था। अपना चंद्रन पोर्टल की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ग्राम मंच ऐप की बात करें तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। कंज्यूमर ऐप की शुरुआत किसने की थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। और अभी किसी मंत्रालय ने सारथी पोर्टल की भी शुरुआत की थी। अब देखिए आज का 9वां प्रश्न आप लोग। आज का 9वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 26 दिसंबर 2024 को भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना के अभी कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो अभी 26 दिसंबर 2024 को भारतीय दोस्तों जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसके अभी 100 वर्ष पूरे हुए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर। और इसके संस्थापक कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ राय। यदि आप लोग से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव पूछे तो ये सच्चिदानंद विष्णु घाटे हैं। और जबकि दोस्तों वर्तमान में कौन है? तो डी राजा। अब मैं आपको बता देता हूं वर्तमान में भारत में 6 नेशनल पार्टी है। और 6 नेशनल पार्टी दोस्तों ये कौन कौन सी हैं? तो एक तो दोस्तों है आम आदमी पार्टी जिसकी स्थापना 2012 के अंदर हुई थी, अरविंद केजरीवाल ने की थी। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना 1984 के अंदर हुई थी। और संस्थापक कौन थी इसकी? तो मायावती। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1980 के अंदर स्थापना हुई थी, जेपी नड्डा ने की थी।
इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो भारत की सबसे पुरानी नेशनल पार्टी है, 1885 के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें तो 1964 के अंदर प्रकाश करात ने की थी। और सबसे नवीनतम पार्टी कौन सी है तो नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसकी स्थापना 2013 के अंदर हुई है। और किसने की थी? कोनराड संगमा ने। अब बढ़ते हम लोग आज के 10वें प्रश्न की ओर। ये आज का साथ आपका आखिरी क्वेश्चन। हाल ही में भी जो किला हुआ ज्वालामुखी है, इसमें भी विस्फोट हुआ है। आप लोगों को मुझे ये बताना है कि ये जो साथी ज्वालामुखी है ये किस देश में स्थित है। तो याद रखेंगे साथी, जो किला हुआ ज्वालामुखी है खाली वन लाइन का क्वेश्चन है, आप लोग से इतना ही पूछेगा ये स्थित कहां पर है। तो दोस्तों अमेरिका के अंदर स्थित है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी से एक है। अब एक बार दोस्तों आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये साथ ही कुछ सक्रिय ज्वालामुखी से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। और ये सारे के सारे मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। याद करिए, माउंट एटना ज्वालामुखी के बारे में बताया था मैंने आपको। ये इटली के सिसिली के अंदर स्थित है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मेरेपी के बारे में बताया था, ये इंडोनेशिया के जावा के अंदर स्थित है। माउंट लेवोटीबी जो लाकी लाकी ज्वालामुखी है, इसमें भी हाल ही में विस्फोट हुआ था, ये इंडोनेशिया के अंदर है। स्ट्राम्बोली की बात करें तो ये इटली के अंदर स्थित है। और कहां पर? तो एओलियन द्वीप पर। और अभी कौन लोन ज्वालामुखी के बारे में बताया था मैंने आपको, ये फिलीपींस के अंदर स्थित है। इसमें अभी अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। अब ये आज का दोस्तों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि अभी कौन सा ऐसा राज्य है जो कि विधानसभा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।